नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। आज हम कक्षा 11 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं और बहुत ही जीरो लेवल से, बहुत ही इजी लेवल से अपन इसको शुरू करेंगे। और वैसे तो जो पूरा जो वीडियो है वो फोकस रहेगा आपके कक्षा 11 के ऊपर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको नीट और जेई लेवल का भी किया जाए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि नीट और जेई के पढ़ाने के लिए स्पेशल अपने को समय निकालना होता है। और अभी जो कक्षा 11 के विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी मुख्य ज़रूरत क्या है, उसके कक्षा 11 के जो कंसेप्ट है वो क्लियर किए जाए। बाकी अपन जैसे जैसे समय मिलेगा अपन उस लेवल तक भी इस को ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे आपका जो पहला जो अध्याय है कक्षा 11 का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी जो केमिस्ट्री जो है आखिर क्या है, इसका उद्भव जो है कैसे हुआ, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, किसी भी प्रकार का आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे आखिर केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में काम करती है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान जो है वो एक विज्ञान का एक भाग है। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान को समझने से पहले हमें विज्ञान यानी साइंस को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर मैं बात कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो विज्ञान है, विज्ञान की परिभाषा जो है वो क्या है, सबसे पहले अपन बात करेंगे आखिर जो विज्ञान है या जिसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, आखिर ये होता क्या है, साइंस किसे कहते हैं, साइंस की परिभाषा क्या होगी, इसको लेकर हम बात करते हैं। अगर अलग अलग प्रकार के बच्चे इसकी अलग अलग परिभाषा बताते हैं, लेकिन एक जो बेसिक जो परिभाषा है और ऑथेंटिक परिभाषा जो है वो मैं बताता हूँ। एक उदाहरण के जरिए आप समझिएगा। जैसे कि मान लो अपन कहते हैं कि जो वस्तुएं जो होती है आपकी प्रकृति में, जो आपको इधर उधर ब्रह्मांड में अगर आप जो भी देखोगे, आपको जो वस्तुएं जो भी ये चीज़ आपको दिखाई देती है, हम उसको मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि एक तो वो वस्तु जो प्राकृतिक है यानी जो ईश्वर की देन है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, और दूसरी कौन सी है आपकी आर्टिफिशियल या जिसे हम कहते हैं कृत्रिम वस्तु। तो कृत्रिम वस्तु या जिसे अपन मानव निर्मित भी कह सकते हैं, जिसको मानव ने बनाया है। और एक वस्तु वो है जो प्रकृति की देन है। यानी वस्तुएं जो है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। अब मैं आपके सामने एक पेड़ बना रहा हूं, जैसे कि ये एक पेड़ है, ये मैंने क्या बना दिया, एक पेड़ बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं कहता हूं कि ये जो पेड़ जो है, इस पेड़ की जो जड़ें हैं, समझिएगा ध्यान से, इस पेड़ की जो जड़ें हैं ये क्या करती है, मृदा से, जमीन से जल का क्या करती है, अवशोषण करती है, वाटर को ऑब्जर्व करके क्या करती है, पत्तियों तक पहुंचाती है। इस पेड़ की जो जड़ें हैं ये क्या करती है, जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती है। यानी जो पादप जो होता है, जब वो भोजन बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, तो उसको क्या है, उसको जो है जल की आवश्यकता होती है, और वो जो जल उसको कहाँ से मिलता है, जड़ों से मिलता है, ठीक है। तो अब अगर मुझे पूछा जाए कि क्या मेरे पास इसका कोई प्रायोगिक आधार है, यानी प्रयोग द्वारा मुझे इसको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करूंगा भाई, आप खुद बताओ कि अगर मुझे ये पता करना है कि ये जड़ें जो है पानी को क्या करती है, अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी यहाँ से खुदाई करनी पड़ेगी और जड़ों को देखना पड़ेगा कि यदि जड़ें गीली है, इसका मतलब जड़ें क्या कर रही है, मृदा से जल का क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। फिर मैं जड़ों को देख के फिर मैं देखूंगा तने को, तना भी गीला है, इसका मतलब जड़ों से पानी कहाँ गया, तने में गया। फिर मैं तने के बाद देखूंगा पादप की जो पेड़ जो है उसकी शाखा को देखूंगा, अगर शाखा जो है, शाखा भी गीली है, इसका मतलब तना, पानी जो है तने से कहाँ गया, शाखा के अंदर गया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पेड़ है ना, ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है। आप कहोगे सर ये जो पेड़ है ये प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है, मानव ने इस पेड़ को नहीं बनाया है, इस पेड़ को बनाया है प्रकृति ने। अब मैं इस पेड़ का अध्ययन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रकृति का अध्ययन कर रहा हूं। मैं इस पेड़ का अध्ययन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं प्रकृति का अध्ययन कर रहा हूं। अब बताओ कि अगर मुझे इस पेड़ का अध्ययन करना है तो मुझे जड़ों की जांच करनी है कि जड़ें जो है पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाती है।
तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे यहाँ पे की खुदाई करके एक एक जड़ को, पेड़ की जो एक एक जड़ है उसको मैं सावधानी पूर्वक निकालूं। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं जेसीबी लगा के डायरेक्ट इस पेड़ को उखाड़ दूं। तो कौन सा तरीका अच्छा होगा? आप कहोगे सर अगर जड़ों का अध्ययन करना है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि क्या किया जाए, बहुत ही सावधानी से यहाँ से खुदाई करके एक एक जड़ को बड़ी सावधानी से निकाला जाए। ठीक है, तो मैं पहला क्रम क्या होगा, अगर मुझे इस पेड़ का अध्ययन करना है तो मेरा जो पहला क्रम होगा वो क्या होगा कि सावधानी पूर्वक इसकी खुदाई करना। दूसरा क्रम जड़ों की सफाई करना। तीसरा क्रम जड़ को काट कर देखना। ठीक है, तो मैं अध्ययन कर रहा हूं पेड़ का। पेड़ है प्राकृतिक, यानी मैं प्रकृति का अध्ययन कर रहा हूं और क्रम से कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर अपन बात करें विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या दी जा सकती है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन। विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या होती है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये हो गई विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान प्रयोगों पर, प्रमाण पर विश्वास करता है कि सबूत चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वाकई में करके दिखाइए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये जो साइंस शब्द जो है ये कहाँ से आया, आखिर इसकी उत्पत्ति किससे हुई? देखिएगा, जो साइंस शब्द जो है ना, साइंस शब्द जो है, ये जो साइंस शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है किससे? लैटिन भाषा से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा का एक शब्द होता है, लैटिन शब्द होता है कौन सा? साइंटिया, है ना। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो को अपन कह सकते हैं जानना। तो ध्यान दीजिएगा, साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि सर साइंस तो बता दिया लेकिन विज्ञान शब्द कैसे आया? तो बात करें विज्ञान शब्द की। विज्ञान शब्द जो है आपका, हमारे भारत के अंदर एक भाषा चलती है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा चलती है। कौन सी भाषा चलती है? संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से बना है। विज्ञान शब्द जो है संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है जी, तो विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी आपके? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोग द्वारा प्रमाणित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं या साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द जो है ये कहाँ से आया? साइंस शब्द एक लैटिन शब्द होता है साइंटिया, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी जानना। ठीक है, दूसरा बात करें विज्ञान शब्द जो है ये कहाँ से आया? विज्ञान शब्द आया संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से और विज्ञानम शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना, यानी किसी पदार्थ की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है जी, क्लियर? चलो इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ कैमरे की सेटिंग कैसे क्या है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, है ना। चलो ऑल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंप्लीट चल रहा है, बढ़िया। ठीक है, तो ये तो बात कर ली अपन ने विज्ञान के बारे में कि विज्ञान क्या है और इसकी परिभाषा जो है किस प्रकार से दी जा सकती है, और ये विज्ञान शब्द कहाँ से आया, साइंस शब्द कहाँ से आया। अब बात करते हैं विज्ञान की शाखा के बारे में। किसके बारे में? विज्ञान की शाखा के बारे में, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा के बारे में। देखिए
अगर अपन बात करें विज्ञान की शाखा के बारे में, जो विज्ञान है इसको अपन मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक तो आता है आपका नेचुरल साइंस और एक आता है फिजिकल साइंस। कौन सा आता है? नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस। एक तो है आपका नेचुरल साइंस और एक है फिजिकल साइंस। ठीक है जी। तो विज्ञान को जो है अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो आपका नेचुरल साइंस हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका फिजिकल साइंस। ठीक है। नेचुरल साइंस की अपन बात करें तो नेचुरल साइंस के अंदर जो आपका आता है वो आता है जीव विज्ञान। नेचुरल साइंस के अंदर जो आता है उसे अपन बोलते हैं जीव विज्ञान, या इसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है। जीव विज्ञान जो है इसकी भी फिर से दो शाखाएं हो जाती है। एक होती है जंतु विज्ञान, या जिसे हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूलॉजी। और दूसरी आती है आपकी वनस्पति विज्ञान, या जिसे हम पादप विज्ञान भी कह सकते हैं, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, और इसको कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। एक तो नेचुरल साइंस यानी जीव विज्ञान जिसे अपन कहते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के भी दो पार्ट हो जाएंगे आपके, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान जिसे अपन क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी। दूसरा जो आपका जो फिजिकल साइंस है ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका भौतिक विज्ञान। कौन सा होता है? भौतिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और दूसरा होता है आपका रसायन विज्ञान। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान, या जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो इस प्रकार से विज्ञान को अपन ने बांट के देखा। अब बात करते हैं कि सर इससे तो अपने को भी मतलब ही नहीं है, हमारा जो टॉपिक है या जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रसायन विज्ञान के बारे में, यानी केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जो शुरुआत करेंगे किसकी करेंगे? केमिस्ट्री की करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आया कि आखिर साइंस क्या है, साइंस की जो ब्रांचेज हैं, मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं वो कितनी होती है? दो होती है। एक तो प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है आपका भौतिकीय विज्ञान। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस जो है किसे कहते हैं अपन? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को कहते हैं, जिसके अंदर अपन जीवों के बारे में पढ़ते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, जंतु और वनस्पति। जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान को कहा जाता है जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बोटनी। इसी प्रकार से फिजिकल साइंस जो है इसके भी दो भाग हो जाते हैं आपके, एक तो फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब हमें जो बात करनी है, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कौन सा? केमिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री जो शब्द है आखिर ये कहाँ से आया और इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री क्या है तो आप पहले तो यूँ कहोगे मोटे तौर पर, सर केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक शाखा है। अभी अपन यही कहेंगे ना। अभी अगर मैं आपसे पूछूं भाई केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, तो आप यही कहोगे कि सर विज्ञान की शाखा है। लेकिन अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं ना पूरा। तो जब हम इसकी परिभाषा देख लेंगे तो फिर अगर मैं कहूँगा कि रसायन विज्ञान क्या है तो फिर इसकी आप परिभाषा बताओगे। चलो तो हेडिंग लगाते हैं अपन सबसे पहले रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान या जिसे अपन क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है। देखिए केमिस्ट्री किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, अगर इसकी मैं परिभाषा लिखूं तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिएगा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें
पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन कोमा उनके गुण, पदार्थों के संगठन कोमा उनके गुण व उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों के संगठन, उनके गुण एवं उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है केमिस्ट्री की परिभाषा की विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन, उनके गुण व उनकी अभिक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। यानी ये केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन जो है हमारे पास निकल के आती है कि इससे एक चीज़ तो सिद्ध हो गई कि हम इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थों के बारे में। भाई ये खुद ही कह रहा है ना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, यानी पदार्थों के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ क्या है, कैसे बनता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इनकी जो अभिक्रियाएं होती है वो कैसे होती है, यही तो सब पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। दूसरी बात करते कि ये केमिस्ट्री जो शब्द है ये कहाँ से आया, है ना? केमिस्ट्री जो शब्द है ये कहाँ से आया? देखिए, अगर अपन बात करें केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति को लेकर, केमिस्ट्री शब्द की अगर अपन बात करें, एक देश है, आपने सभी ने उसका नाम सुना होगा, मिस्र का नाम आपने सभी ने सुना होगा। मिस्र जो देश है, मिस्र के अंदर या अपन बात करें, मिस्र की जो संस्कृति है ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध थी। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो राजशाही परिवार जो हुआ करते थे, शाही परिवार जो हुआ करते थे, और राजा जो हुआ करते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको ना तो जलाया जाता था ना ही उनको दफनाया जाता था। वो क्या करते थे? एक लकड़ी के बक्से में उस मृत शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप करके उसको एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देते थे, जिसे मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी। अब ऐसा माना जाता है कि उस मृत शरीर के ऊपर या शव के ऊपर जिसका लेप किया जाता था वो क्या था? एक काली मिट्टी थी। क्या थी? काली मिट्टी। और उस काली मिट्टी को, मिस्र के अंदर जो काली मिट्टी है, उस काली मिट्टी को कहा जाता था कीमिया। क्या कहा जाता था? कीमिया कहा जाता था। मिस्र के अंदर जो काली मिट्टी है उसको क्या कहा जाता था? कीमिया कहा जाता था। ठीक है, अब लोग बड़े हैरत में थे कि यार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 2-4 दिन से, या कोई भी जानवर मर जाता है तो 2-4 दिन से उसे शरीर से क्या आने लगती है? बदबू आने लगती है। लेकिन पता नहीं है मिस्र वाले उसे बॉडी के ऊपर ऐसा क्या लगाते हैं कि यार बदबू नहीं आती है। तो पता चला कि वो जो लगाते हैं वो क्या है? एक काली मिट्टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? काली मिट्टी। ये थोड़ी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई अपनी, CHEM है ना, CHEMISTRY, ये थोड़ा चेंज कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया फटाफट में जल्दबाजी में। CHEMISTRY, जल्दबाजी में थोड़ी ये CHEMISTRY, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि ये जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। केमिस्ट्री बाकी तो नॉर्मल स्पेलिंग है, कुछ नहीं। तो देखिएगा कि मिस्र के अंदर जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को क्या कहते थे? कीमिया। और कीमिया से ही क्या बना? केमिस्ट्री शब्द बना। क्या बना? केमिस्ट्री शब्द बना। क्लियर? तो केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया? कीमिया से आया। कहाँ से आया? कीमिया। कीमिया शब्द कहाँ से आया? मिस्र से। और कीमिया क्या है? एक काली मिट्टी है जिसका उपयोग वहाँ के जो लोग हैं प्राचीन समय में, उनके जो राजशाही परिवार के जो लोग हुआ करते थे, जब उनकी मम्मी बनाई जाती थी तो उसके अंदर करते थे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये एक केमिस्ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने देखा। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के जो जनक है वो किसे कहा जाता है। देखिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री, या अपन कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक या फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। किसे कहते हैं? बर्जीलियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बर्जीलियस जो है इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है।
और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन के जनक। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोले तो आधुनिक रसायन के जनक, आधुनिक रसायन के जनक जो है वो कहा जाता है लेवोजियर को। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को जो है क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। तो ये बात की अपन ने रसायन विज्ञान के बारे में। अब देखो, अगर अपन कक्षा 11-12 की बात करें, आपके नीट जेई की बात करें, तो अपन जो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज जो पढ़ेंगे, मुख्य रूप से केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज है, अपन 3 ब्रांचों के बारे में बात करेंगे। पहला जो आएगा आपके अकार्बनिक रसायन। कौन सा है? अकार्बनिक रसायन, जिसे अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEM। ये बार बार मैं बोल रहा हूं रे, CHEM ISTRY, है ना। दूसरा है आपका कार्बनिक रसायन। कौन सा है? कार्बनिक रसायन, जिसे अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा आता है आपका भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, जिसे अपन बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रसायन की 3 शाखाएं जो है अपने कक्षा 11 और 12 के जो अपना है उसमें मुख्य रूप से अपने को जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन सी? अकार्बनिक रसायन, जिसे अपन कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा कार्बनिक रसायन, जिसे अपन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो आपका भौतिक रसायन, या जिसे अपन कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी, चलो मिटा दिया जाए। क्लियर? चलो अब अपन विधिवत रूप से आपका जो कक्षा 11 का जो पहला अध्याय है उसकी शुरुआत करते हैं। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने देखा विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में भी ये कैसे आता है, इसके बारे में हमने बेसिक स्ट्रक्चर या यूँ कह सकते हैं कि बेसिक जानकारी जो है, एक सामान्य परिचय हमने इसका देखा। अब अपन बात करते हैं आपका जो अध्याय 1 है। अध्याय 1 आपकी जो किताब है NCERT, उसका जो अध्याय है उसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, या रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर के कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है केमिस्ट्री के बारे में, उसकी बात करेंगे। इसीलिए मैंने थंबनेल में सबसे पहले लिख दिया कि केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है, इसी चैप्टर से होती है ना। तो बिल्कुल तैयार होके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, और साथ में के साथ में जो मैं चीज़ आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको लिखते रहिए। दूसरी बात, यदि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो यहाँ अगर आप देखोगे आपको लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक, वहाँ पर आप क्लिक करोगे और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लोगे, वहाँ आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। बाकी आप साथ में के साथ में नोट्स बना सकते हो, और डायरेक्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहो हैंड रिटन नोट्स जो हमने ऑफलाइन क्लास में लिखाए हैं बच्चों को, उन्हीं की कॉपी से हमने PDF बना के डाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री को समझने से पहले भी हमने देखा कि केमिस्ट्री जो है क्या है कि जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पदार्थ को समझना होगा। भाई आखिर पदार्थ क्या है, जिसे अपन कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ, या इसी को कहते हैं द्रव्य। ध्यान रखना, द्रव नहीं, मैंने द्रव्य लिखा है। पदार्थ, द्रव्य, या इसको कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। आखिर क्या मैटर है? क्या मैटर है?
कहते हैं ना कि क्या मैटर है, वो अलग मैटर है रे, ये अलग है। अब बताओ मेरे पास ये क्या है, आप कहोगे गुरुजी आपके पास ये मार्कर है। बताओ इसका कोई द्रव्यमान है या नहीं है, भार वजन है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं इनको कहीं रखूंगा तो ये स्थान गिरेगा नहीं गिरेगा? गिरेगा। आप जहां बैठे हो क्या आपका द्रव्यमान है या नहीं है? बिल्कुल है, आपका द्रव्यमान भी है। ठीक है, आप स्थान गिर रहे हो, बिल्कुल गिर रहे हो। ठीक है, पानी है, पानी का द्रव्यमान वजन होता है, बिल्कुल होता है। स्थान गिरता है, गिरता है। सब पदार्थ है। आसपास आप देखोगे, आपकी नजर घुमाओगे, जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है, जिनको आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, वो सब क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी? ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रत्येक वह वस्तु जिसका क्या हो? द्रव्यमान हो। प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो क्या करती हो? स्थान घेरती हो। तथा जो स्थान घेरती हो। प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जिसको रखने के लिए जगह चाहिए और उसका क्या हो? द्रव्यमान यानी वजन हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका भार हो तथा जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते? नहीं लिख सकते। द्रव्यमान और भार में अंतर है। द्रव्यमान और भार में अंतर है। क्या अंतर है ये मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, और आपको पता करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि द्रव्यमान और पदार्थ में क्या अंतर है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं आएगा तो घबराने की बात नहीं है रे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, लेकिन पता करना है आपको कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। दोनों का मतलब एक ही है। द्रव्यमान का मतलब ही वजन होता है, भार का मतलब भी वजन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे भार ना लिख के द्रव्यमान लिख रहा हूं, और अगर मैं ये भी कह रहा हूं कि भार लिखूंगा तो परिभाषा गलत हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब तो कहीं ना कोई अंतर तो है भाई। द्रव्यमान की जगह पे भार लिखने पर परिभाषा गलत हो रही है, इसका मतलब तो अंतर है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रत्येक वे वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि जो पदार्थ है ये कितने प्रकार का होता है, इसको लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं पदार्थ। देखिएगा, पदार्थ जो है जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो दो आधार पर करते हैं, पदार्थ या द्रव्य। एक तो इसको अपन बांटते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर, या जिसे अपन यूं कह सकते हैं कि भौतिक वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? कुछ जगह पे आपको भौतिक वर्गीकरण भी लिखा मिल सकता है, भौतिक वर्गीकरण या भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा जो इसका टाइप्स है वो है रासायनिक संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर, या इसको अपन कह सकते हैं रासायनिक वर्गीकरण। क्या कह सकते हैं? रासायनिक वर्गीकरण है जो इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर अगर अपन बात करें, पदार्थ की जो अवस्था जो है मोटे तौर पर, यानी कमरे के ताप पर 3 अवस्थाएं होती है, और बाकी अवस्थाएं कितनी होती है? 5 होती। ध्यान दीजिएगा, कमरे के ताप पर पदार्थ की 3 अवस्था होती है, बाकी टोटल अवस्था कितनी होती है? 5 होती है।
ठीक है, देखिएगा कौन कौन सी होती है वो अपन समझते हैं। देखिएगा पहला जो इसका जो टाइप्स आता है वो आता है ठोस, या जिसे अपन बोलते हैं सॉलिड, ठोस, द्रव, और तीसरा आता है गैस। ये तीनों अवस्थाएं अपने को कमरे के ताप पर प्राप्त हो जाती है ना। ठोस, द्रव, गैस, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं कमरे के ताप पर प्राप्त होती है। अब बात आती है कि सर कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था प्राप्त नहीं होती है, तो वो है एक तो आपकी BEC। कौन सी है? BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। और पांचवी जो है आपकी वो है प्लाज्मा, है ना। ये दोनों अवस्थाएं कमरे के ताप पर प्राप्त नहीं होती है, कमरे के ताप पर प्राप्त नहीं होती है। जबकि ठोस, द्रव, गैस, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये कमरे के ताप पर प्राप्त हो जाती है। इसलिए जनरली आप कक्षा 11 और 12 में ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही पढ़ोगे। नीट हो या जेईई हो, आप इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। ये आप उच्चतर क्लासें यानी जो ग्रेजुएशन आप करोगे वहां आप इनके बारे में अध्ययन करोगे। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपन इनका अध्ययन करते हैं। BEC क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका जो पूरा नाम है ना वो क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट देखिएगा, जब पदार्थ को बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं। पदार्थ को बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे, माइनस के अंदर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा -200-300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तब जाके आपको कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? BEC। ठीक है, ये तो कमरे के ताप पर है। और जब पदार्थ को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है जो अवस्था प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त होती है। और जब पदार्थ को बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। तो उस दौरान जो अवस्था प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। ठीक है जी, तो ये तो हमने बात की किसके बारे में? भौतिक वर्गीकरण के बारे में, या भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को अपन 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें कमरे के ताप पर आपको 3 अवस्थाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। और 2 अवस्थाएं जो आपको कमरे के ताप पर प्राप्त नहीं होती है वो कौन सी है? BEC, जो कि पदार्थ को बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर प्राप्त होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। और जो 5वीं जो अवस्था है वो है प्लाज्मा। और वो कब प्राप्त होती है? जब पदार्थ को क्या कर दिया जाए? बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए, तब वो जो है अवस्था अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर। अगला जो अपना आता है वो आता है रासायनिक संगठन के आधार पर, या जिसे अपन कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें भी अपन पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं। या मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि थोड़ा अपने को आइडिया रहे। रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ को अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है आपका शुद्ध पदार्थ। कौन सा आता है? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा आता है आपका अशुद्ध पदार्थ। कौन सा आता है? अशुद्ध पदार्थ, या जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो है इसको भी फिर से अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है आपका तत्व, या जिसे अपन बोलते हैं एलिमेंट, और एक आता है आपका यौगिक, या जिसे अपन कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड। बात करें तत्व की तो तत्व को अपन फिर से 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो है धातु, मेटल, एक आता है आपका ए धातु यानी नॉन मेटल, और तीसरा आता है आपका उपधातु यानी मेटेलोइड। क्या जाता है? उपधातु। तो ठीक है, तो जो रासायनिक संगठन के आधार पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक। तत्व को फिर से कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सी? धातु, अधातु और उपधातु। घबराओ नहीं, सबके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के इसके बाद वीडियो सीरियल वाइज आते रहेंगे, कंटिन्यू आते रहेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री पे पकड़ बनानी है तो कंटिन्यू इनको देखना है, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू देखना है हर एक वीडियो को। क्लियर, कंप्लीट। अगला देखो, यौगिक की बात करते हैं अपन। यौगिक जो है ना ये भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है कार्बनिक यौगिक, कौन से होते हैं? कार्बनिक यौगिक। और दूसरा आता है अकार्बनिक यौगिक। घबराओ नहीं, मैं एक एक को बताऊंगा आपको, एक एक को कंप्लीट करेंगे अपन, एक एक को लेके चलेंगे। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का हो गया, तत्व। यौगिक तत्व कितने प्रकार के हो गए? धातु, अधातु, उपधातु और यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। बात करते हैं मिश्रण के बारे में। मिक्सर ये दो प्रकार का होता है, देखिएगा कौन कौन सा। एक तो होता है समांगी मिश्रण यानी होमोजेनेसिस मिक्सर, समांगी मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजेनेसिस मिक्सर, विषमांगी मिश्रण, है ना, ठीक है। तो ये पदार्थ का अपन ने मोटे तौर पर अपन ने देख लिया। इसके वर्गीकरण के बारे में भी, कौन कौन सी भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है और रासायनिक संगठन के आधार पर जो अपन बात करें पदार्थ कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है जी, हो गया क्लियर, कंप्लीट। चलो तो अब अपन एक एक को लेके पढ़ते। देखिए, किसका अध्ययन नहीं करेंगे? इनका अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे, तत्व के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। बस यही केमिस्ट्री है। कक्षा 11 और 12 में नीट जेईई की बात करें तो इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पूरी की पूरी केमिस्ट्री ये जो आपके सामने बोर्ड पे जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पे घूमेगी पूरी केमिस्ट्री आपकी। कक्षा 11 और 12 की केमिस्ट्री यही इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजें आगे आने वाली है। तो पहले इनको तो समझे भाई आखिर ये होता क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? ठोस, द्रव, गैस। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। चलो इसको देखते हैं अपन अब। चलिए देखिए, कोई भी जो पदार्थ होता है ना, इसको एक बार थोड़ी और बता देता हूं मैं। जो पदार्थ जो होता है, अगर अपन पदार्थ की बात करें तो पदार्थ जो है जिन कणों से मिलकर बना होता है ना, उन कणों को अपन कहते हैं अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कण। पदार्थ जो है जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कण। अब ये जो कण जो है ना, इनकी व्यवस्था के आधार पर, इन कणों की व्यवस्था के आधार पर पदार्थ की जो अवस्था है वो 3 हो जाती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। पदार्थ के जो कण जो होते हैं, इन कणों की व्यवस्था के आधार पर जो है 3 अवस्था अपने को प्राप्त होती है। देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, ये चौथा कण है, ये 5वां कण है। इस तरह से ये एक कणों की व्यवस्था है, ये इस तरह से है ना। मैं नॉर्मली बना रहा हूँ ऐसे ही, ये आप समझ लो इसको। दूसरा बना रहा हूं मैं इस तरह से, और तीसरा मैंने ये बना दिया इधर, ठीक है। समझना ध्यान से। अब ये भी एक कण है, ये भी एक कण है। इन कणों के बीच में जो ये गैप आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो गैप है, इसको कहते हैं अंतरा अणु के रिक्त स्थान। क्या कहते हैं?
अंतरा अणुक रिक्त स्थान या अंतरा आणविक भी लिखा हुआ मिल सकता है कुछ जगह पे आपको, अंतरा आणविक या अंतरा अणुक, अंतरा आणविक या अंतरा अणुक, अंतरा अणुक रिक्त स्थान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतरा अणुक रिक्त स्थान। ये भी क्या कहलाएगा? ये अणु है, ये अणु है, इनके बीच का जो ये खाली स्थान है क्या कहलाएगा? अंतराणुक रिक्त स्थान। यहाँ पे भी इनके बीच का जो खाली स्थान है ये क्या कहलाएगा? अंतराणुक रिक्त स्थान कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपने देखी अंतराणुक रिक्त स्थान के बारे में। ठीक है जी। अब ध्यान रखना है कि मैं आपसे कहूं कि सर्वाधिक अंतराणुक रिक्त स्थान कहां पर है, तो आप कहोगे सर यहां पर सबसे अधिक अंतराणुक रिक्त स्थान है, बहुत दूर दूर है कण, उससे कम यहां है और सबसे कम यहां है। तो यहां पर अंतराणुक रिक्त स्थान सबसे कम है, यहां थोड़ा अधिक है और वहां बहुत अधिक है। ठीक है। तो इस प्रकार से दो कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसे क्या कहते हैं? अंतराणुक रिक्त स्थान कहते हैं। अब इन कणों के बीच में जो आकर्षण लगता है ना, उस आकर्षण को कहते हैं अंतराणुक आकर्षण। क्या कहते हैं? अंतराणुक आकर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतराणुक आकर्षण कहा जाता है। क्लियर? अब आप खुद आइडिया लगाओ कि यार जब ये कण इतने ज्यादा पास में हैं तो इनके बीच में आकर्षण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां कण थोड़े दूर हो गए तो यहां आकर्षण कम होगा और यहां आकर्षण बहुत ही कम होगा। ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ठोस द्रव गैस को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अणु के बीच में या कणों के बीच में जो खाली स्थान होगा उसे कहेंगे अंतराणुक रिक्त स्थान, और उनके बीच में जो आकर्षण लगेगा उसे कहेंगे अंतराणुक आकर्षण। अब जाहिर सी बात है कि जब कण पास में होंगे तो उनके बीच में आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। या यूं कह सकते हैं कि आकर्षण ज्यादा है इसलिए कण पास में, कैसे भी कह दो। ठीक है। यहां कण थोड़े दूर है, अंतराणुक आकर्षण ज्यादा कम होगा, रिक्त स्थान ज्यादा, और यहां बहुत ही कम होगा। क्लियर? तो दूसरा क्या कि देखो कण पास पास में है तो ये गुथे हुए रहते हैं। गुथे होने के कारण इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। तो इस प्रकार से अगर जो व्यवस्था होगी उसे हम कहेंगे ठोस। क्या कहेंगे? ठोस। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगा? द्रव, और ये क्या कहलाएगा? गैस। तो एक मेजर अंतर जो है आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि ठोस द्रव गैस में कणों की व्यवस्था के आधार पर किस प्रकार के अंतर होता है, कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैसें क्या होती है। कि मेजर बड़ा अंतर जो है मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ी सफाई चल रही है। जब मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा सुनाई दे रहा हो, है ना। कानों को चुभने वाली आवाज़ कह सकते हैं। ठीक है, चलो मिटा दें ये। चलो मिटा दिया। अब एक टेबल बनाकर अपन ठोस द्रव गैस को समझते हैं। अंतर लिखेंगे, उसी में आपको सारी चीजें मैं समझाता चलूंगा, है ना। कोशिश करें कि आप भी वैसे ही बना ले इसको। एक तरफ लिख रहा हूं मैं, देखिए सारणी के अंदर यहाँ लिख रहा हूं मैं गुण, कौन कौन से इसके गुण जो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं ठोस, यहाँ लिख रहा हूं मैं द्रव, और यहाँ लिख रहा हूं मैं गैस। ठीक है, ये एक इस प्रकार की टेबल में बना लेता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला जो गुण है वो लेते हैं आकार। अब मैं कहूं कि मेरे पास ये जो मार्कर है ये ठोस है, द्रव है या गैस है। आप कहोगे गुरुजी ये जो मार्कर है ये ठोस है। ठीक है, मैंने हथेली में लिया, कैसा है? सर जैसा था वैसे ही है। मैंने इसको थाली के अंदर रख दिया, कैसा? सर जैसा है वैसे ही रहेगा। मैंने इसको गिलास के अंदर रख दिया, कैसा होगा? सर जैसा है वैसे ही रहेगा। मैंने इसको ये टेबल पे रख दिया, कैसा है? जैसा है वैसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आकार निश्चित है, और ये क्या है? ठोस है। मतलब क्या हुआ कि ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अगला आता है द्रव, लिक्विड। ठीक है,
मेरे पास ये पानी की एक बोतल है, ठीक है, अरे रंब नहीं रे, पानी है, क्या कुछ भी सोच लेते हो, पानी की बोतल है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मैंने इसको गिलास में खाली किया, कैसा हो जाएगा? गिलास जैसा हो जाएगा। मैंने इसको थाली में लिया, फैल गया, थाली जैसा हो गया। फिर बोतल में लिया, कैसा हो गया? बोतल जैसा। तो बताओ इसका कोई आकार है? इसको जिस बर्तन में डालोगे वैसा आकार ग्रहण कर लेगा। द्रव जो है उसको जिस बर्तन में डालते हैं वैसा आकार ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्लियर? तीसरा आता है आपका गैस। गैस का तो सभी को पता है, कोई आकार है ही नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्लियर? दूसरा अपन लेते हैं आयतन। क्या लेते हैं? आयतन। जो ठोस होते हैं, अपने को पता ही है कि पदार्थ के द्वारा घेरा गया भाग ही क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। वही तो होता है ना, ठीक है। तो जो ठोस है उसका तो आयतन सभी को पता ही है, निश्चित होता है। लेकिन क्या होता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है द्रव को लेकर होता है कि द्रव का आयतन निश्चित है या नहीं है। आपके पास एक बोतल है जिसके अंदर आधा लीटर पानी है। कितना है? आधा लीटर पानी। उस आधे लीटर पानी को आप 2 लीटर की दूसरी बोतल में डालो, कितना रहेगा? आधा लीटर ही तो रहेगा भाई। पानी तो वो कभी रहेगा, भले ही बोतल कितनी भी बड़ी हो। अब उसी आधा लीटर के पानी को आपने एक जो भी कि 200 ml की गिलास है उसके अंदर डालो, क्या होगा? भर जाएगी गिलास, फुल हो जाएगी, पानी बाहर निकलने लगेगा। होगा नहीं होगा? इसका मतलब अगर आधा लीटर जल है, आप उसको किसी भी पात्र में रखोगे आधा लीटर ही रहेगा। वो पूरे पात्र को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, पूरे को नहीं गिरेगा, पूरे को नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द्रव है इसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। लेकिन बात करते हैं गैस की। आप एक क्या करो, एक छोटी डिब्बी ले लो, कोई सी भी, अगरबत्ती जलाओ और उस अगरबत्ती को धुएं को उस डिब्बी के अंदर भर दो और डिब्बी का लगा दो ढक्कन टाइट करके, ठीक है। खुशबू उसके अंदर भर दी, छोटी सी डिब्बी के अंदर आपने धुआं भर दिया है, उसको एक कमरे में ले जाके खोलो, धुआं क्या होगा? पूरे कमरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका मतलब गैस का आयतन अनिश्चित है। एक छोटी डिब्बी का धुआं पूरे कमरे के अंदर फैल गया, ठीक है। इसका मतलब जितनी भी जो जगह थी उसने सारी की सारी घेर ली, ऑक्यूपाई कर ली। इसका मतलब जो गैस है इसका जो वॉल्यूम यानी आयतन जो है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। तीसरा आता है संपीड्यता। मैंने अभी बताया था कि जो ठोस हैं इनके कण पास पास में होते हैं, ऐसे, ठीक है। द्रव के कण थोड़े से दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। अब मुझे इसको दबाना है। जब मैं दबाऊंगा तो क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा, क्योंकि इनके बीच में जगह ही नहीं, जाएंगे कहां? दबेगा क्या? कंप्रेसिटी दबेगा? नहीं दबेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। लेकिन यहां अगर इसको अपन दबाएंगे तो थोड़ा दब जाएगा, क्योंकि ये जगह स्थान है ना जो ये भर जाएगा दबाने पे, है ना। और ये तो बहुत दबेगा। इसका मतलब जो ठोस है ना वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि संपीड्यता बहुत बहुत कम होती है। और बहुत कम को अपन क्या कह सकते हैं? निम्नतम। इनकी संपीड्यता बहुत कम होती है तो क्या कहेंगे? निम्नतम। इनकी थोड़ी अधिक होती है तो क्या लिख देंगे? अधिक, या उच्च लिख लो। और इनकी सबसे अधिक तो उच्चतम। क्या हो जाएगा? उच्चतम। अगला पॉइंट है अंतरा अणुक रिक्त स्थान, अणु के बीच का खाली स्थान। ये तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था, बोलो फटाफट। अंतरा अणुक रिक्त स्थान। जो ठोस थे इनके अंदर सबसे कम था तो क्या जाएगा? निम्नतम। इसके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है तो उच्च, और इसके अंदर आ जाएगा उच्चतम। बहुत दूर दूर थे कण इसके। अगला आता है आपका अंतराणुक आकर्षण। अंतराणुक
आकर्षण। इसमें सबसे अधिक था तो क्या लिख देंगे, उच्चतम। सबसे अधिक होता है ना ठोसों के अंदर तो। क्या है रे यार ये, उच्चतम। इसमें कम होता है तो निम्न, और इसमें सबसे कम होता है तो निम्नतम। अगले गुण की बात करते अपन विसरण। इसकी बात करें, डिफ्यूजन, विसरण। विसरण का मतलब सामान्य भाषा में कह सकते हैं बहना। क्या ठोस बहते हैं? नहीं बहते। ठोस नहीं बहते। द्रव बहता है, बहता है। गैस तो बहुत बहती है। किसी मंदिर के अंदर अगरबत्ती जल रही है, आप मंदिर से बाहर से गुजर रहे हो, आपको खुशबू हो जाएगी। वो धुआं मंदिर से विसरित होकर आपके पास पहुंच गया। इसका मतलब गैस का विसरण बहुत ज्यादा होता है, जबकि ठोस का बहुत कम होता है। तो विसरण में जो ठोस है इसके लिए क्या लिख देंगे, निम्नतम। क्या लिख देंगे, निम्नतम। द्रव है इसके लिए क्या लिख देंगे, द्रव के लिए लिखेंगे उच्चतम, सॉरी उच्च। और गैस क्या हो जाएगा, उच्चतम। गैस के लिए क्या हो जाएगा, उच्चतम। क्लियर? ठीक है। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में मैंने आपको बताया है कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। मिटा दें। चलो अब बात करते हैं अवस्था परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में, अवस्था परिवर्तन को लेकर बात करते हैं हम। देखिएगा, मैं एक में आपको बता देता हूं पूरा का पूरा। ठोस है मेरे पास, ठोस को मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। क्या करूंगा, गर्म। क्या बनेगा, द्रव। द्रव को मैं गर्म करूंगा, क्या बनेगी, गैस। क्या बनेगी, गैस। हालांकि गैस और वाष्प में अंतर है, मैं बताऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गैस को अगर क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा तो क्या बनेगा, द्रव। और द्रव को जब ठंडा किया जाएगा तो क्या बनेगा, ठोस। ये जनरली अपन जानते हैं। अब ठोस का द्रव में बदलना, इसका मतलब क्या हो रहा है, गल रहा है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलन। क्या कहलाएगा, गलन। और द्रव का वाष्प में बदलना, या यूं कह सकते हैं गैस में बदलना, क्या कहलाएगा, वाष्पन। और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन। क्या कहलाएगा, संघनन। और द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, पिंडन, या क्रिस्टलन भी कह सकते हो, क्रिस्टलन या पिंडन। ठीक है। अब ध्यान रखना कि एक गैस या वाष्प, इनमें अंतर होता है ना। गैस और वाष्प में अंतर होता है। हालांकि मुझे यहाँ पे वाष्प लिखना चाहिए, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि गैस भी कोई ज्यादा मेजर अंतर नहीं है। स्ट्रक्चर वो क्यों ही रहेगी, जैसी गैस में जो अणु की व्यवस्था होती है वैसी वाष्प के अंदर होती है। अणु के अंदर जो व्यवस्था है वो तो सेम रहती है ना, गैस हो चाहे वाष्प में। लेकिन शब्द का उपयोग जो है वो अपन अलग अलग प्रकार से करते हैं कि गैस कब कहेंगे, वाष्प कब कहेंगे, वो अपन अलग बात करेंगे। क्लियर? अब देखो, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलेगा उसे कहेंगे गलनांक, और ये प्रक्रम क्या कहलाएगा, गलन। ठीक है। वाष्पन भी लिख सकते हो, वाष्पन की जगह पे आप क्वथन भी लिख सकते हो ना, ये शब्द भी सही है आपका, क्वथन, वाष्पन या क्वथन। तो ये पदार्थ का क्या है, अंतर परिवर्तन है, जिसको अपन इस तरह से अपन समझ सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि सर गैस और वाष्प में क्या अंतर है। गैस और वाष्प में अंतर की बात करते हैं। गैस अलग है, वाष्प अलग कैसे। जनरली जिस कमरे में आप है ना अभी इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्लास को देख रहे हो, इस रूम का जो टेम्परेचर है, जिस कमरे में आप देख रहे हो, जहां भी आप हो, कमरे में हो, बाहर हो, वो जो सामान्य ताप है, और उसी ताप के ऊपर आपके अंदर जो गैस जा रही है वो है ऑक्सीजन, और जो बाहर आ रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी सामान्य ताप पर जो गैस है वो गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य ताप पर कोई पदार्थ किसी दूसरी अवस्था में है, अन्य अवस्था में है, द्रव में है, ठोस में है, लेकिन जब ताप देने पर उसकी अवस्था में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी सामान्य ताप पर मेरे पास
जैसे मान लो कि जल है, ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, ठीक है, सामान्यता पर। और जब मैं इसको गर्म करूंगा, पानी को, जल को गर्म करूंगा, तो इसकी क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। है तो एक प्रकार से गैस ही है ये भी, लेकिन शब्द थोड़ा बस अलग, थोड़ा अपन उपयोग में ले लेते हैं कि सामान्यता पर क्या हो, उसकी अवस्था अलग हो, और गर्म करने के बाद जब वो किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? वाष्प कह देते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो है दोनों की क्या होगी? सेम होगी, ठीक है, क्लियर। एक और आता है, मिटा दे इसको, चलो। एक जो और आता है कि यदि जो ठोस है ना, ठोस को गर्म करने पर यदि ये सीधा किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। ठोस को गर्म करने पर यदि ये सीधा किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो वो बिना द्रव में बदले सीधे ही किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और जब गैस को ठंडा करने पर यह सीधी वापस किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है, ये क्या कहलाता है? प्रति ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रति ऊर्ध्वपातन कहलाता है, प्रति ऊर्ध्वपातन। और जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं, जिनके अंदर, जैसे मान लो कपूर हो गया, क्या हो गया? कपूर। जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं उन्हें अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातज। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जिन पदार्थों में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है उन्हें कहा जाता है ऊर्ध्वपातज। तो ऊर्ध्वपातन क्या हो गया कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधा ही गैस अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में आएगा, और ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? गलन। और जिस ताप पर वो गलेगा उसे कहेंगे गलनांक, गलने का अंक। और जब द्रव को गर्म करने पर किस में आएगा? वाष्प अवस्था में, तो उसे अपन कहेंगे वाष्पन या क्वथन। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा क्वथनांक, है ना, क्वथन होने का अंक। और जब गैस को ठंडा किया जाता है, यानी संघनित हो जाती है वो, और क्या बनता है? द्रव। और द्रव को ठंडा करने पर क्या बनता है? ठोस, जिसे अपन कहते हैं पिंडन। या इसकी जगह पे एक शब्द और यूज कर सकते हैं अपन, हिमांक भी शब्द यूज कर सकते हैं, हिमांक। पिंडन या हिमांक भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? पिंडन या हिमांक। क्लियर। तो ये अपन ने ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात की। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है उसके कितने प्रकार होते हैं ये हमने समझा, ठीक है। कमरे के ताप पर 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। और कमरे के ताप से अलग उच्च ताप पर तो होती है प्लाज्मा, और निम्न ताप पर होती है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, ठीक है, जिनका अध्ययन उच्चतर कक्षाओं में किया जाता है। नीट हो या जेई हो, 11th-12th में उनका कोई रोल जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, या रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ जो है कितने प्रकार का होता है। अभी अपन ने देखा भी था कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का था, तत्व और यौगिक। तत्व 3 प्रकार के थे, धातु, अधातु, उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। और दूसरा जो यौगिक यानी कंपाउंड जो है 2 प्रकार के थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो अकार्बनिक यौगिक। दूसरा था आपका अशुद्ध पदार्थ, या जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। 2 प्रकार का मिश्रण हमने देखा था, नाम बताए थे मैंने आपको, पढ़ा तो है नहीं, अगली क्लास में उसको अपन पढ़ेंगे। कौन सा? एक तो समांगी मिश्रण यानी होमोजेनेसिस मिक्सर, और दूसरा था आपका विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर, ठीक है। तो ये जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाकी ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर हमने किया है, और मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था कि बिल्कुल जो हम चलेंगे 0 लेवल से चलेंगे, एकदम 0 लेवल से, है ना, बिल्कुल 0 लेवल से, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई जो केमिस्ट्री में कोई समस्या है वो नहीं आएगी। अब मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो वीडियो आएंगे सीक्वेंस से आएंगे, क्रम से आते रहेंगे, इसलिए अगर आप केमिस्ट्री पे अपनी अगर पकड़ बनाना चाहते हो कि सर केमिस्ट्री में तो मुझे समझना है, जैसे मैं तो केमिस्ट्री खोलता मुझे तो काला सांप दिखाई देता है, ठीक है, तो घबराए नहीं, है ना।
पीछे का देखो बोर्ड जो है ना उसका बैकग्राउंड भी व्हाइट है, फिर भी मैंने टी शर्ट व्हाइट पहना क्योंकि मैं ब्लैक टी शर्ट पहन के था तो आपको वही लग जाता कि केमिस्ट्री बोले तो काला सांप नहीं रहे, केमिस्ट्री बोले तो मजा, केमिस्ट्री बोले तो मजा, मजेदार सब्जेक्ट है ये, कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है इसके अंदर, बस आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, बेसिक नॉलेज अगर इसका है तो हाईएस्ट मार्किंग आपकी केमिस्ट्री में होगी। आप पुराने चाहे कितने भी पेपर उठा के देख लेना, नीट जेई के, है ना, नीट में तो चलो बायोलॉजी में आ जाते हैं, लेकिन जेई के उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सब्जेक्ट ईजी है, आपको है ना किसी ने गलत फहमी में डाल दिया है कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और रेगुलर जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से, हम उसका समाधान करेंगे। और एक मुख्य सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र है गगन जी जहांगीर, हिंदी के बहुत ही महारथी है, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं, व्याख्याता हैं हिंदी के, और बहुत ही घनिष्ठ है हमारे। तो उनका एक यूट्यूब चैनल है हिंदी विद गगन सर या गगन जहांगीर। तो आप के जो भी मिलने वाले हैं या आपके कोई भी भाई बहन है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर हिंदी पूछी जाती है, तो आप उन चैनल को एक बार उनके वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे अध्यापक हैं हिंदी के, ठीक है। तो एक बार आप उनके चैनल को देखें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।